सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो अध्याय संख्या 9 चल रहा है, यानी कि लेसन 9 का जो चैप्टर का नाम है भोजन के आवश्यक घटक, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, उसके स्रोत, कार्य, आवश्यकताएँ व कमी से होने वाले रोग, जो चैप्टर चल रहा है उसमें जो है प्रोटीन हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। कौन सा प्रोटीन चैप्टर जो है ख़त्म कर चुके हैं। आज जो है अगला टॉपिक पे आ रहे हैं, किस पे? कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट को बढ़िया से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए, जो भी बहनें प्रोटीन नहीं पढ़ी हैं, प्रोटीन पे जाकर प्रोटीन के चैप्टर को पढ़िए, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन को अटेंड करिए। एक जो है मैं टेस्ट भी डाल दिया हूँ, ठीक है। अपना जो है टेस्ट कर देने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, बिल्कुल। ये हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद वसा है। वसा से पर ग्राम से अधिक एनर्जी बिल्कुल मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होता है आसानी से क्या होता है? सुपाच्य होता है, आसानी से पच जाता है और हमें वसा की अपेक्षा जल्दी एनर्जी देता है। तो इसलिए जो है कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता हमें हमारे शरीर को क्या होती है? बहुत ज़्यादा मात्रा में जरूरी होती है। किसकी आवश्यकता? कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट में रासायनिक स्तर पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। ये तीन चीज़ होगी, ठीक है। तीन चीज़ होती है। बाकी पिछले चैप्टर में क्या पढ़े थे कि अगर नाइट्रोजन हो जाएगा उसमें तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रोटीन। अगर उसमें नाइट्रोजन ऐड हो जाता था, नाइट्रोजन का एडिशन हो जाता था इसी चीज़ में, तो क्या हो जाता था? वो प्रोटीन हो जाता था। फिलहाल नाइट्रोजन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं। इसे कार्ब्स भी कहते हैं। किसको? कार्बोहाइड्रेट को कार्ब्स भी कहते हैं। ये एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जो कुछ खास पदार्थों और पेय पदार्थों में पाया जाता है। यह एक प्रकार क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कुछ खास पदार्थों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में फाइबर, स्टार्च, शर्करा, सभी आवश्यक खाद्य पोषक तत्व मौजूद हैं, ठीक है। क्या है? फाइबर है, स्टार्च है, शर्करा है, सभी जो है आवश्यक खाद्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज में बदल जाते हैं। लास्ट स्टेज पे क्या होते हैं? पचने के बाद किस में बदल जाते हैं? लास्ट स्टेज पे पचने के बाद जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। कौन कौन? फाइबर, स्टार्च, शर्करा, ठीक है। अभी ये बातें हम बता चुके हैं कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो हमारे शरीर को आसानी से ऊर्जा प्राप्त कराता है। 1 ग्राम में 1 ग्राम कार्ब्स में कितना होता है? 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और मुख्यतः हमें अनाजों से, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, केला हो गया, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, इन सब चीज़ों से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम जान चुके हैं। फिर इसके बारे में आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या घाटा है, ठीक है। नहीं, अगर सही संतुलित मात्रा में मिलता है तो क्या क्या घाटा है, ठीक है। सारी चीज़ों को हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब पढ़ेंगे, एक चित्र के माध्यम से हम लोग पढ़ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से क्या क्या फ़ायदे हैं, कार्बोहाइड्रेट शरीर में क्या क्या बेनिफिट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हम शरीर में संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे हेल्थ को क्या फ़ायदा मिलता है? हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि शरीर को क्या क्या फ़ायदा होता है, किससे क्या क्या फ़ायदा होता है, किससे? कार्बोहाइड्रेट से क्या क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? एनर्जी ऑफ फॉर बॉडी, मतलब कि ऊर्जा मिलती है। किसको? शरीर को। हमारे शरीर को क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। हेल्प इन स्लीप बेटर, जब सही ऊर्जा मिलेगी, हम सही से काम करेंगे तो क्या होगा? कोई रोग नहीं होगा और हमें अच्छी नींद आएगी। हेल्प प्रिवेंट डिजीज, ठीक है। हमारा शरीर जो है जब सही से कार्य करेगा, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो क्या करता है? हमारा शरीर जो है किसी भी बाहरी आक्रमण से, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, ठीक है, प्रोटोजोआ हो, फंगस हो, किसी से भी लड़ने के लिए क्या रहेगी? सक्षम रहेगी। तो हमें जो है किसी रोगों से बचाव भी करता है। यूजफुल फॉर टू कंट्रोल वेट, ठीक है। वेट को, मतलब वजन को भी कंट्रोल करने में क्या करता है? सहायता करता है। हेल्प इन कीप शार्प मेमोरी, हमारी जो है यादाश्त है उसको भी अच्छा रखता है, तेज रखता है, ठीक है। जब स्वस्थ शरीर होगी, सबसे बड़ी बात, तो हर चीज़ स्वस्थ होगा, माइंड भी स्वस्थ होगा, ठीक है। अपलिफ्ट मूड, मतलब कि शरीर को वो अच्छा रखता है, मूड को अच्छा रखता है, सॉरी शरीर नहीं, मूड मतलब होता है कि दिमाग को अच्छा रखता है, स्वस्थ रखता है। प्रोवाइड फाइबर्स टू द बॉडी, फाइबर मतलब क्या होता है? फाइबर मतलब कि रेशा, फाइबर मतलब क्या होता है? रेशा। हमारे शरीर को फाइबर प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स, और ब्लड क्लॉट को होने से भी
ब्लड का प्रिवेंट मतलब हमारे शरीर के अंदर जो है ब्लड क्लॉट होने से भी क्या करता है, रोकता है। ठीक है। इम्प्रूव्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव मतलब कि पाचन तंत्र को भी अच्छा रखता है। देखिए पाचन तंत्र को भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा जो है मुख्य रूप से कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अनैच्छिक चीज़ों में क्या आता है, अनैच्छिक चीज़ों में आती है जिसको हम नहीं चाहते हुए जो हमारी कार्य करती है, वो हृदय है का, वो है आपका हृदय है, फेफड़ा है, ठीक है, पाचन तंत्र है, किडनी है, ब्लड के वेसल के अंदर जो ब्लड बह रहा है वो है। हम नहीं चाहते हुए भी ये अंग हमारे काम करते हैं, और उसको ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। बेस्ट न्यूट्रिएंट फॉर द एथलीट्स, और एथलीट मतलब होता है जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए बेस्ट न्यूट्रिएंट इसलिए होता है कि ये क्या करता है, एक्सटेंट एनर्जी, मतलब कि तुरंत एनर्जी देता है। वसा की तरह बहुत देर में नहीं पचता है और बहुत देर में एनर्जी नहीं देता है, ये तुरंत जो है एनर्जी देने का काम करता है। तो फिलहाल हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट के सारे फायदे पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर के अगले पॉइंट पे। ठीक है, देखिए पहला बिंदु है हमारा कि कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। किसके यौगिक होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 का होता है। ठीक है, 1:2:1 का होता है, ध्यान रखिएगा। इसी से सारे सूत्र बनते हैं। ठीक है, फिलहाल सूत्र के बारे में नहीं जाना है हमें, क्योंकि इतना टफ नहीं आएगा, हम IIT और एम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसका सामान्य सूत्र जो है क्या होता है, CnH2nOn होता है। क्या होता है, CnH2ON होता है, या ये होता है CH2ON। ठीक है, n का जो है वैल्यू रख के हम लोग क्या करते हैं, n का वैल्यू 1 2 3 4 रख के जो है क्या निकाल सकते हैं हम लोग, जो है किसी भी कार्बोहाइड्रेट का मान निकाल सकते हैं। फिलहाल जो है इसको हम लोग निकालने नहीं जा रहे हैं। फिलहाल ये जान लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि इसका सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2nOn याद कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला सूत्र याद कर लीजिएगा। और इसका चाहिए एक ही बात है। ठीक है, अगर इसमें कॉमन ले लेंगे n को तो यही आ जाएगा। ठीक, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के त्वरित ऊर्जा तुरंत प्रदान स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तुरंत, मतलब अभी बता चुके हैं कि तुरंत ऊर्जा प्रोवाइड करता है, पचने के बाद जो है त्वरित ऊर्जा देने का काम, तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत कौन से होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, मतलब कि अनाजों से हमें मुख्य रूप से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है, हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% अर्थात सर्वाधिक ऊर्जा की पूर्ति जो है कार्बोहाइड्रेट द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, ये ऊर्जा की बात हो रही है। प्रोटीन में क्या होता था, प्रोटीन में बात हो रही थी कि शरीर में कितना प्रोटीन मौजूद है, तो सबसे अधिक मौजूद कौन रहता था शरीर के हमारे अंगों में, तो रहता था प्रोटीन। लेकिन हमें ऊर्जा 60 से 70% कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है, वो देता है कार्बोहाइड्रेट। कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, 60 से 70%। ठीक है, अगला बिंदु है, बता चुके हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण मतलब कि ऑक्सीजन से रिएक्शन के बाद 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। एकदम रट गया होगा अब तक, जो भी हमारे बहनें क्लास लगातार ले रही हैं वो एकदम ये चीज़ तो रट गया होगा। ठीक है, मांसपेशियां तथा यकृत के ग्रहण के बाद जो ग्लूकोज बचता है वह ग्लूकोज वसा में बदल जाता है, तथा वही वसा वसीय जंतुओं में आकर जमा हो जाता है। मांसपेशियों तथा यकृत के ग्रहण करने के बाद जो ग्लूकोज बचता है, देखिए बात कर रहे थे वहाँ पे कि जब कैलोरी अधिक हो जाती है तो किसके रूप में, वसा के रूप में बदल के हमारे तंतुओं में आकर बैठ जाती है, और वही फैट बन जाता है, मतलब वही मोटापे का कारण बन जाता है। क्या, जो देखिए जो हम कार्य करके अपनी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बच जाता है वो हमारे तंतुओं में आके वसा बन के तंतुओं में आके जमा हो जाता है और हमें मोटापे का शिकार बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं संतुलित भोजन लेना चाहिए। अब महिलाओं में 20 से 25% वसीय तंतु त्वचा में नीचे पाया जाता है। ठीक है, महिलाओं में 20 से 25% वसीय तंतु त्वचा में नीचे पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक है, रासायनिक संगठन मतलब कि केमिकली जो है किस तरीके से वो बने हुए हैं कार्बोहाइड्रेट, उसके आधार पर 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कौन से, मोनोसेकेराइड होते हैं, ठीक है, डाइसेकेराइड होते हैं और पॉलीसेकेराइड होते हैं। देखिए मोनो माने क्या होता है, मोनो माने होता है एक, मोनो माने क्या होता है एक, तो इसमें एक होगा, एक सेकेराइड होगा। डाई मतलब होता है, डाई मतलब क्या होता है, डाई मतलब होता है 2, तो इसमें 2 सेकेराइड होगा। अभी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल फिगर से क्लियर कर दूंगा कि देखिए इसमें एक इकाई है, इसमें 2 इकाई है, इसमें जो है 2 से अधिक इकाई है। ठीक है, और ये पॉलीसेकेराइड माने क्या होगा, 2 से
अधिक, 2 से अधिक मतलब कि 2 से अधिक इकाई रहेंगी इसमें, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड कहेंगे। और ये इसमें एक ही इकाई होगा, एक इकाई होगा, इसमें 2 इकाई होगा, इसमें जो है 2 से अधिक इकाई होंगी। मिल के क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। तो एक इकाई होगा तो उसको मोनोसेकेराइड बोलेंगे, 2 इकाई होगा डाइसेकेराइड बोलेंगे, और 2 से अधिक होंगे तो क्या बोलेंगे, पॉलीसेकेराइड बोलेंगे, ठीक है। एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि उनके प्रकार क्या क्या हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, 1 मिनट। अब देखिए यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देख सकते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या है, मोनोसेकेराइड है। क्या है मोनोसेकेराइड, मतलब कि एक इकाई होगा, इसमें क्या होगा, एक इकाई होगा, ठीक है, एक इकाई मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, एक इकाई होगा। डाई मतलब क्या होता है, देखिए डाई है, डाई मतलब 2 होगा, 2 सेकेराइड है, तो इसमें क्या होगा, 2 इकाई होगा, ठीक है, 2 इकाई होगा। इसमें क्या होगा, पाली मतलब कि 2 से अधिक इकाई होगा। पीछे बता चुका हूँ। तो मोनोसेकेराइड का जो पार्ट होगा, ग्लूकोज होगा, क्या होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज होगा। क्या होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज होगा। डाइसेकेराइड के जो पार्ट होंगे वो क्या होंगे, माल्टोज होंगे, लैक्टोज होंगे और सुक्रोज होंगे। क्या होंगे, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। और जो पॉलीसेकेराइड में क्या होंगे, मुख्य रूप से स्टार्च होगा, फाइबर, स्टार्च, फाइबर और ग्लाइकोगन। क्या होगा, स्टार्च, फाइबर और ग्लाइकोजन, ठीक है। ये जो है इस तरह से बटा हुआ है। एक बार ध्यान से देख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट के 2 पार्ट में है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में है। एक है मोनोसेकेराइड सिंपल वाले में, और एक डाइसेकेराइड है, ठीक है। मोनोसेकेराइड के जो पार्ट है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और ग्लैक्टोज है। डाइसेकेराइड में क्या है, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है। और इसमें क्या है, स्टार्चेज, इसमें पॉलीसेकेराइड में क्या है, स्टार्चेज है, फाइबर और ग्लैक्टोज है। इनको जो है हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे, और मुख्य रूप से ये पढ़ेंगे हम लोग कि क्या जो है, कौन सा जो है, किसमें कौन सा क्या चीज़ पाया जाता है, ये हमें जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग क्या देखते हैं, मोनोसेकेराइड को देखते हैं। किसको देखते हैं, मोनोसेकेराइड को देखते हैं, C6H12O6 को, ठीक है, C6H12O6 को देखते हैं। अब देखिए ये जो है, जो CnH2n ON, ठीक है, इसमें क्या रख दिया गया है, इसमें n की जगह क्या रख दिया गया है, 6 रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है, n की जगह 6 रख दिया गया है। तो देखिए जब n की जगह 6 रख देंगे तो यही फार्मूला आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यही फार्मूला आ जाएगा। अब देखिए मोनोसेकेराइड जो होता है उसमें क्या होता है, एक मोनो मतलब क्या होता है, एक ही सेकेराइड होता है। सबसे सरलतम, रंगहीन और घुलनशील तथा मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, सबसे सरल होते हैं, रंगहीन होते हैं, घुलनशील होते हैं और मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जीवों में मुख्यतः जो है, जीवों में मुख्यतः षष्ठ यानी कि 6 कार्बनिक शर्कराएं ही होती हैं। जीवों में क्या होती हैं, मुख्यतः 6 कार्बन वाली, जो 6,6H12O6 वाली बात हो रही है, ये वाली बात हो रही है। 6 कार्बनिक शर्कराओं में मुख्यतः ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और ग्लैक्टोज होता है। इन तीनों रासायनिक सूत्रों का जो है, तीनों का देखिए रासायनिक सूत्र क्या है, समान ही है। क्या है, समान ही, बस उनका स्ट्रक्चर में क्या है, बनावट में अलग अंतर होता है, ठीक है। इतना डीप नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। क्या दिखा दूंगा कि क्या होता है, एक बार चलिए दिखाई देता हूँ, ठीक है। मोनोसेकेराइड, अब देखिए ये क्या है, मोनोसेकेराइड है। क्या है, मोनोसेकेराइड है। अब ये देखिए आपका ग्लूकोज है, ये है फ्रक्टोज, और ये क्या है, ग्लैक्टोज का, ये चाहे मोनोमोज का, ये की बात है। तो इसमें देखिए ये सारे सूत्र हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि हम जो पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट का किसका यौगिक होता है, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो देख लीजिए सभी में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं है, कोई भी अन्य जो है तत्व नहीं है इसमें। किसमें, ग्लूकोज, मोनोमेज और फ्रक्टोज में। एक और बात कि इसमें देखिए 6 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6, सभी में 6 कार्बन हैं, सभी में 6 कार्बन होंगे। C6H12O6 वाला ही है, लेकिन एक और बात है, इनके बनावट में अंतर है, इनके शेप में अंतर, इसलिए जो है इनका जो है नाम अलग अलग हो गया है। तो ध्यान लीजिए, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और ये क्या है, ग्लैक्टोज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और एक और बात, ठीक है, एक और बात क्या है कि ये क्या है, ये एक ही यूनिट है। क्या है, एक ही यूनिट है। ध्यान से देखिए, ये इसको एक यूनिट बोला जाएगा, एक यूनिट बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मोनोसेकेराइड है। क्या है, मोनोसेकेराइड है, ये अपने आप में एक एक यूनिट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है। क्या है, ग्लूकोज जो है शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है। शहद में ग्लूकोज की मात्रा 30 से 40% तक होती है। ध्यान रखिएगा
जो शहद होती है मधुमक्खी जो मिलता है उसमें 30 से 40% क्या होती है, ग्लूकोज होता है। अंगूर, शहद, मीठे फल, शक्कर, गुड़, चुकंदर, आलू, शकरकंद, अरबी ग्लूकोज प्राप्ति के उत्तम साधन हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लूकोज प्राप्ति के उत्तम साधन कौन है, तो आप याद कर लीजिए अंगूर है, शहद, मीठे फल हैं और शक्कर है, गुड़ है, चुकंदर है, आलू है, शकरकंद है, अरबी है, ठीक है। और ये सब क्या है, ग्लूकोज प्राप्ति के मुख्य साधन हैं, ठीक है। ये आ सकता है गुड़ में क्या मुख्यतः मिलता है, तो ग्लूकोज मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं दूसरे प्रकार पे आते हैं, फ्रक्टोज पे आते हैं। यह एक प्राकृतिक मोनोसेक्राइड है। क्या है, प्राकृतिक है, ध्यान रखिएगा प्राकृतिक है, ठीक है, कि फलों में और सब्जियों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आया है कि फलों में जो मुख्यतः क्या होता है, तो फ्रक्टोज होता है, याद रखिएगा। फ्रक्टोज को फलों का शर्करा, फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। मतलब जो फल मीठे लगते हैं वो किसकी वजह से लगते हैं, याद रखिएगा फ्रक्टोज की वजह से लगते हैं, ठीक है। लेवुलोज भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, लेवुलोज भी कहा जाता है। फ्रक्टोज शहद में सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है, शहद में भी ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ग्लूकोज तो पाया जाता है लेकिन ये शहद में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, वो फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये विशेष रूप से याद रखिएगा कि फलों में क्या पाया जाता है, तो फ्रक्टोज पाया जाता है। फ से फल, फ से फ्रक्टोज, याद रखिएगा। ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज क्या है, यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, ठीक है। दुग्ध शर्करा लैक्टोज में एक अणु ग्लूकोज का तथा एक अणु ग्लैक्टोज का पाया जाता है। ये जो ग्लैक्टोज जो है मुख्य अकेले नहीं पाया जाता है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। तो जो दूध होता है उसमें तो एक लैक्टोज तो होता ही है, लैक्टोज, लेकिन उसमें जो है लैक्टोज का एक अणु तो होता है और एक किसका होता है, ग्लैक्टोज का होता है। जब अभी डाइसेक्राइड पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें दिखा दूंगा, ठीक है। ग्लैक्टोज ही एक ऐसा शर्करा है जो वनस्पतियों से प्राप्त नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये वनस्पतियों से नहीं मिलता है, सिर्फ किसमें मिलता है, जंतु वाले पदार्थों में मिलता है। किसमें मिलता है, जंतु वाले मिलता है। कौन सा, क्या चीज़, ग्लैक्टोज। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसमें, डाइसेक्राइड पे, किसमें, डाइसेक्राइड में। अब देखिए सबसे पहले डाइसेक्राइड बताया था कि डाई मतलब क्या होता है, डाई मतलब क्या होता है, डाई मतलब होता है दो, सेक्राइड इसमें से दो सेक्राइड होंगे, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ कि इसमें दो इकाई जुड़ के जो है क्या मिलके बनाते हैं, ठीक है। फिलहाल जो है उसके हम वो दिखा चुके हैं, तो फिलहाल आपको डाइसेक्राइड दिखा दे रहे हैं। अब देखिए ये क्या है, डाइसेक्राइड है। क्या है, डाइसेक्राइड है। डाई मतलब क्या होता है, दो, और सेक्राइड मतलब कि 2 यूनिट, ठीक है। अब देखिए ये सुक्रोज है, तो सुक्रोज किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज से बना मिल गया और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है। तो ये ग्लूकोज हो गया, ये फ्रक्टोज हो गया, 2 यूनिट मिलकर क्या बनाए हैं, सुक्रोज बनाए हैं, ठीक है। ये अब ये लैक्टोज है, क्या है, ये लैक्टोज का सूत्र है, तो एक लैक्टोज मिलकर बना हुआ है और ग्लूकोज से बना हुआ है, ठीक है। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएंगे, लैक्टोज बनाएंगे। ये माल्टोज है, तो माल्टोज कौन बना रहे हैं, एक ग्लूकोज बना रहा है और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज की इकाई मिलके क्या बना रहा है, एक माल्टोज बना रहा है। तो इस प्रकार हम क्या समझे यहाँ से कि 2 यूनिट मिलके जो है डाई में 2 यूनिट मिलके 1 यूनिट बना रही है। ये 2 यूनिट मिलके 1 यूनिट बना रही है, 2 यूनिट मिलके क्या बना रही है, 1 यूनिट बना रही है, ठीक है। तो इस तरह से डाइसेक्राइड में 2 यूनिट मिलके 1 यूनिट बनाएगी। आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में क्लियरिटी से बैठ जाए कि कैसे क्या हो रहा है, ये मुख्य जानना जरूरी है। आपको सिर्फ ये जानना है कि किसमें किसमें क्या पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए तो ये देख लेते हैं डाइसेक्राइड वाला पार्ट, ठीक है। जब सामान्य या असामान्य मोनोसेक्राइड के अणु जुड़ते हैं तो एक डाइसेक्राइड शर्करा के अणु का निर्माण होता है। देख चुके हैं कि जब 2 यूनिट मिल रहे थे तो क्या मिल रहा था, एक जो है डाइसेक्राइड अणु का जो है शर्करा का निर्माण कर रहे थे। डाइसेक्राइड शर्करा मीठे जल में घुलनशील और 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार। तीनों प्रकार आपको दिखा चुके हैं फिगर में, फिलहाल इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है, सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज क्या है, देखिए इसे ईख शर्करा, गन्ने की शर्करा या चुकंदर की शर्करा, सामान्यतः शर्करा चीनी का कभी कहा जाता है, ठीक है। कहने का मतलब कि ये ईख में या गन्ने में पाया जाता है, ठीक है। गन्ने की इसकी मात्रा कितनी होती है, गन्ने में 10 से 12% होती है। गन्ना किसकी वजह से मीठा होता है, तो याद रखिएगा सुक्रोज की वजह से होता है। चुकंदर में 12 से 18% पाया जाता है। चुकंदर किसकी वजह से मीठा होता है, तो सुक्रोज की वजह से, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। व्यापार स्तर पर इसका उत्पादन चुकंदर से ही किया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है डाइसेक्राइड में, ठीक है। सुक्रोज के बाद क्या है, माल्टोज है। क्या है, माल्टोज है, ठीक है। अगला पॉइंट माल्टोज है, तो माल्टोज को देख लेते हैं। माल्टोज शर्करा को अंकुरित होते हुए बीजों की शर्करा भी कहा जाता है। मतलब कि जो बीज अंकुरित हो रहे होते हैं उसमें जो मिठास आती है वो किसकी वजह से आती है, वो आती है माल्टोज की वजह से। माल्टोज प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या मिलता है, माल्टोज बनता है, ठीक है। मैं उसमें दिखा चुका हूँ क्या क्या मिलकर क्या क्या बनता है, उसको याद करना हो तो याद कर लीजिएगा।
अब ये तो इंपॉर्टेंट, बहुत है इंपॉर्टेंट, सारे हैं, सारे पे क्वेश्चन बन के आए हुए हैं, चाहे पीसीएस हो, आरओ यारो हो, जो भी हो, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर भी कहा जाता है, किसको, लैक्टोज को। दूध की जो मिठास होती है, याद रखिएगा, लैक्टोज की वजह से होती है, ठीक है। दूध की मिठास जो होती है लैक्टोज की वजह से होती है। मानव माता के दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है, ध्यान रखिएगा। जो माँ होती है, अपनी माँ, मानव वाली माँ, ठीक है, जो एक इंसान की माँ होती है, उसमें क्या होती है, लैक्टोज जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस पे आते हैं, पॉलीसेकेराइड पे। किस पे आते हैं, पॉलीसेकेराइड पे आते हैं। फिलहाल जो है पॉलीसेकेराइड फिर से आपको एक चित्र दिखा देता हूं कि पॉली में क्या होगा, अब जो है 2 से अधिक जो है यूनिट मिलकर क्या बनाएंगी, पॉलीसेकेराइड बनाने का काम करेंगी। चलिए देख लेते हैं पॉलीसेकेराइड को। देखिए पॉलीसेकेराइड बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिलहाल जो है इनके देख लीजिए, कहने का मतलब देखिए जैसे सेलुलोज है, ठीक है। अब इसमें 1 यूनिट, 2 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, और ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और ये 4 यूनिट मिलकर बनाया है क्या, सेलुलोज। स्टार्च है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। ग्लाइकोजन है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ऐसे मिलके इस तरह से ये भी है। इस तरह से मिलके क्या हुआ है, पॉलीसेकेराइड का निर्माण हुआ है। मतलब कि पॉली मतलब होता है 2 से, मतलब यहाँ पे 2 से अधिक से मतलब है, ठीक है। और सेकेराइड मतलब कि यूनिट है, तो जो है बहुत सारे सेकेराइड मिलके क्या बनाए हैं, सेलुलोज बनाए हैं। बहुत सारे जो है यूनिट मिलकर क्या बनाया है, स्टार्च बनाए हैं। बहुत सारे यूनिट मिलकर क्या बनाया है, ग्लाइकोजन बनाए हैं। तो इस तरह से आपके दिमाग में पॉलीसेकेराइड का भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किताबों पे आते हैं। अब देखिए पॉलीसेकेराइड पढ़ते हैं, ठीक है। इसका सूत्र आप लोग देख चुके हैं, ये वाला ऐसे, ठीक है। पॉलीसेकेराइड जटिल कार्बोज पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, जटिल, देख चुके हैं इसकी जटिलता, कितने 2 से अधिक यूनिट मिलकर बन रही थी, तो इसलिए जटिल होती है। यह प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। यह मुख्यतः भोजन संग्रहण एवं तथा संरचना निर्माण का कार्य करता है। ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट भोजन को संग्रहण करने में और संरचना करने में, संरचना निर्माण करने में काम करता है। कौन सा सेकेराइड, वो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड वाला। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पेक्टिन आदि आते हैं। बहुत सारे हैं, फिलहाल जो है इतने इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इनके बारे में हमें पढ़ना है। पॉलीसेकेराइड में 3 या 3 से अधिक शर्करा जो है, 3 या 3 से अधिक शर्करा की सरल इकाइयाँ होती हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड 6 प्रकार की होती है। स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, ठीक है, पेक्टिन है और डेक्स्ट्रीन है, ठीक है। इतने सारे हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टार्च पे आते हैं। किस पे आते हैं, स्टार्च पे। किताब का चीज़ है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इतने तरह के पॉलीसेकेराइड दिए हुए हैं, इसको याद रखिए, ठीक है। स्टार्च पे आते हैं। स्टार्च क्या है, स्टार्च वनस्पति जगत, पेड़ पौधे स्टार्च प्राप्ति के मुख्यतः स्रोत गेहूँ। देखिए स्टार्च किस में होता है, देखिए गेहूँ में होता है, चावल में, बाजरा में, मक्का में, जौ में, रागी में, साबूदाना में, अनाजों में ये 70 से 80% तक पाया जाता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भैया गेहूं में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कहेगा पॉलीसेकेराइड, और उसमें भी क्या, स्टार्च, ठीक है। जड़ एवं तनों वाली सब्जियां, रूट तथा ट्यूबर में यह 20 से 35% पाया जाता है। सूखे बीज जैसे मटर हो गया, सेम हो गया, ग्वारफली आदि में 40% तक स्टार्च पाया जाता है। लेकिन सबसे अधिक जो है 70 से 85% किस में पाया जाता है, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, गेहूँ, रागी, साबूदाना इत्यादि में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस पॉइंट पे आते हैं, ग्लाइकोजन पे। किस पे, ग्लाइकोजन पे। यह जीवित मानव एवं जानवरों के यकृत एवं मांसपेशियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, यह जीवित मानव, ठीक है, जीवित मानव जानवरों के यकृत मांसपेशियों में पाया जाता है क्या, ग्लाइकोजन, ठीक है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। यह यकृत और मांसपेशियों से संग्रहित हो जाता है। जब शरीर को आवश्यकता पड़ती है, तो जैसे व्रत, उपवास, बीमारी, यात्रा आदि के कारण भोजन नहीं मिल पाता है, तब यह ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होकर किसमें, शरीर को ऊर्जा देता है। कौन सा, ग्लाइकोजन। क्या होता है, पहले तो यह जो है ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन बन जाता है और शरीर में इकट्ठा हो जाता है। और जब हम कभी, हमें समय पर खाना नहीं मिल पाता, चाहे वो व्रत हो, उपवास हो, बीमारी हो जाती है, चाहे कहीं यात्रा करते हैं उसमें खाना नहीं मिल पाता है, तो यही ग्लाइकोजन जो टूट टूट के हमें क्या मिलता है, शरीर को एनर्जी प्राप्त करता है। ये इस पर इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा, इस पर बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और एक बात जान लीजिए, इतनी अच्छी लेवल की तैयारी चल रही है, ठीक है, एकदम क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए शरीर में 550 ग्राम तक ग्लाइकोजन की जमा होता है, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 550 ग्राम तक ग्लाइकोजन जमा होता है। इसमें 350 ग्राम मांसपेशियों में तथा 200 ग्राम कहाँ होता है, यकृत में जमा होता है। 300 ग्राम कहाँ पे, मांसपेशियों में, शरीर की मांसपेशियों में, और 200 ग्राम यकृत में जमा होता है।
अब अगला अगला प्रकार पे आते हैं, किस पे? सेलुलोज पे। देखिए सेलुलोज, सेलुलोज ग्लूकोज की कई इकाइयों से मिलकर बना हुआ है, देख चुके हैं आप लोग वीडियो उसमें चित्र में। इसमें ग्लूकोज अणु सीधी एवं शाखाओं वाली श्रृंखला में आकर जुटते हैं और सेलुलोज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ग्लूकोज जो है सीधी श्रृंखला में आकर जुड़ जा रहे थे और सेलुलोज का निर्माण कर रहे थे। सेलुलोज कहाँ मिलता है? अनाज में, दाल में, फल में, सब्जियों में, छिलके में रेशे के रूप में विद्यमान रहता है। ध्यान रखिएगा, सेलुलोज का मतलब क्या होता है? रेशा, याद कर लीजिए। यह जो जिसमें पाया जाता है रेशा के फॉर्म में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, रेशेदार चीज के रूप में पाया जाता है। ठीक है, हमारे भोजन में सेलुलोज का काफ़ी महत्व है। हालांकि मनुष्य के शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि इस पर पाचक रस एमाइलेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर भी हमारे शरीर में सेलुलोज का बहुत महत्व है। ठीक है, पाचन शरीर को पाचन होने में भोजन को पचाने में बड़ा काम करता है। ठीक है, लेकिन इसको जो है इसको पचा नहीं पाता है। ठीक है, भले पचा नहीं पाता, लेकिन ये जो है बड़ा उपयोगी है। किसके लिए? मानव शरीर के लिए। क्योंकि इस पे पाचक रस एमाइलेज काम नहीं कर पाता है, इसलिए यह पच नहीं पाता है। अब हेमी सेलुलोज क्या होता है? दाल, अनाजों के छिलकों में यह बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। क्या? हेमी सेलुलोज। दाल, अनाजों में और छिलकों में यह जो है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। क्या? छिलकों में। ध्यान रखिएगा, छिलकों में हेमी सेलुलोज पाया जाता है। पेक्टिन किस में पाया जाता है? यह पके फलों के छिलकों में। ठीक है, किसमें? पके फलों के छिलकों में पाया जाता है पेक्टिन। याद रखिएगा, पके फल में तो फ्रक्टोज, लेकिन पके फल के छिलके में कौन पाया जाएगा? ये पेक्टिन। कुछ जड़ वाली सब्जियों में भी पाया जाता है। किसमें? कुछ जड़ वाली सब्जियों में पाया जाता है। यह पके फलों के छिलकों के ठीक नीचे उपस्थित होता है। ठीक है, जो छिलके थे उसको ठीक नीचे जो है उपस्थित होता है। क्या? पेक्टिन। ठीक है, अभी क्या है? डेक्स्ट्रिन पे आते हैं। ताप के संपर्क में आकर स्टार्च डेक्स्ट्रिन में बदल जाता है। जो स्टार्च होता है, अगर ताप मतलब कहीं से हीट मिल जाए तो डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, लगे हुए हैं आपके साथ। चलिए अब देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या क्या होता है, क्या क्या प्रभाव होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या दे रहा था? मुख्य रूप से एनर्जी देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनर्जी। वजन कम करना। ठीक है, वजन भी कम करता है अगर हेल्दी तरीके से लिया जाए। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा जितनी कैलोरी हमें चाहिए उससे कम लिया जाए तो क्या होता है? वजन भी कम करेगा। थकावट एवं कमजोरी दूर करता है। कैसे? एनर्जी मिलेगी तो क्या होगी? आपको जल्दी थकान नहीं होगी, कमजोरी भी नहीं होगी। शारीरिक विकास अवरुद्ध होना। ठीक है, अगर ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसके कमी से क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। कमी से क्या प्रभाव पड़ता है कि वजन कम हो जाएगा। अगर देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा हम अलग पॉइंट की तरफ चले गए थे। वजन कम हो जाएगा अगर सही मात्रा में एनर्जी नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी। ठीक है, सही मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या होगा? सही मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप जो है, आप जितना भी काम करेंगे जो है क्या होगा? आपके शरीर की कैलोरी खत्म होगी और आपके वजन क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा। ये चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, थकावट क्या होगी? कमजोरी होगी। जो ऊर्जा अगर सही तरीके से आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं तो क्या होगी? आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा? कोई भी काम करेंगे थकावट महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, क्योंकि आपने सही तरीके से क्या नहीं लिया है? कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया है, कि इसकी कमी हो गई आपके शरीर में। ठीक है, तो शारीरिक विकास भी अवरुद्ध होता है। कार्बोहाइड्रेट की जो है शरीर के विकास करने में ऊर्जा का बड़ा रोल है। और ऊर्जा कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। स्वभाव में घबराहट और चिड़चिड़ापन आएगा। क्यों? जब थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी तो ये जो है आना लाजिमी है। क्या? स्वभाव में घबराहट और चिड़चिड़ापन। शरीर की क्रियाशीलता में कम हो जाती है। जब शरीर में थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी, ठीक है, और घबराहट रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा तो शरीर कहाँ से क्रियाशील होगी? सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और सब किससे जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है एनर्जी से, ऊर्जा से। और ऊर्जा किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, जब इसकी कमी होगी तो ये तो आना है, एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, शरीर के आंतरिक अवयवों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। बिल्कुल, देखिए आंतरिक अंग हमारे कौन कौन से हैं? फेफड़ा हो गया, आपका हार्ट हो गया, किडनी होगी, सारे जो है सबको ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए। पाचन तंत्र हो गया, सबको ऊर्जा चाहिए। बिल्कुल बिना ऊर्जा के कहाँ से काम कर पाएंगे? तो अगर सही से ऊर्जा नहीं मिलता है तो अंदरूनी अंग भी क्या हो जाएंगे? अवरुद्ध हो जाएंगे, काम सही से नहीं कर पाएंगे, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। सभी सेल्स को जो है एनर्जी नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो झुर्रियाँ जो है वो भी विकास कहाँ से करेंगी? कुपोषण का लक्षण बिल्कुल आएंगे। एनर्जी नहीं मिलेगी तो बिल्कुल आएंगे। पाचन संबंधी विकार, पाचन तंत्र को भी क्या चाहिए? काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? हमारे शरीर को अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है तो क्या होती है? ये प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ जाते हैं। ठीक है, अब जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट अधिक हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? जितना चाहिए उससे अधिक। दैनिक आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मोटापा होता है। बिल्कुल बता चुके हैं कि जितना आपको संतुलित कैलोरी चाहिए उससे अधिक कैलोरी लेंगे तो जो है
फैट के रूप में जमा हो जाएगा आपके बस उसमें तंतुओं में, ठीक है, मांसपेशियों में। मोटापा से शरीर की स्फूर्ति कम हो जाएगी। जब मोटे हो जाएंगे तो शरीर कहाँ तेजी से काम करेगी और काम करने की क्षमता भी कम हो जाएगा, ठीक है। शरीर अनाकर्षण, थुलथुला और भद्दा दिखेगा। स्लिम फिट नहीं दिखेंगे, जो बिल्कुल जो एक्टर दिखते हैं उस तरह से आप लोग नहीं दिखेंगे, ठीक है, भद्दा दिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, मोटे व्यक्ति जल्दी थक जाते हैं। बिल्कुल भाई, उतने भारी शरीर को ढोने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है तो थक जाएंगे। मोटापा कई भयंकर बीमारियां लेके आती है। मोटापा से हृदय रोग होता है, कई बार बता चुके हैं कि हृदय रोग होता है, क्योंकि हृदय को शरीर के, जब शरीर मोटा हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बड़ा मेहनत करने पड़ेगा, ठीक है, तो हृदय रोग होगा, हृदय पर लोड पड़ता है। मधुमेह हो जाएगा, मतलब कि आपको हो जाएगा क्या, शुगर, कीटोसिस हो जाएगा, आदि बीमारियों के क्या हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। कृपया करके चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।